हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भूख से परेशान पाकिस्तान ने अब खेती के लिए अपनी सेना को उतार दिया है। दोस्तों सौंप दी है 45,000 एकड़ की जमीन। आप भी पूरी जानकारी सुनकर कहेंगे दोस्तों कि बस यही होना बाकी था पाकिस्तान में। साथ ही साथ दोस्तों आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां पाकिस्तान से कट्टरपंथी मुफ्ती ने उगला है जहर। कहा अगर पाकिस्तान में आप हिंदू हैं तो आपके बाप को भी रखना पड़ेगा रोजा। बताएंगे दोस्तों किस कट्टरपंथी मुफ्ती ने ये बयान दिया है दोस्तों, और उसको क्या जवाब मिला है। साथ ही साथ आपको बताएंगे, जहां फ्रांस ने भारत को दिया परमाणु पनडुब्बियां बनाने का बड़ा ऑफर। ऑकस डील से बौखलाया चीन को लगी तगड़ी मिर्ची। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे आखिर मोदी सरकार फ्री में दे रही है 28 दिन का मोबाइल रिचार्ज। ये दोस्तों खबर क्या वाकई में सच है या फिर फेक न्यूज फैलाया जा रहा है, इसकी भी पड़ताल आपके सामने बताएंगे दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी बताने वाले हैं, इसीलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि अपना भारत महान है और भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की, जहां भूख से परेशान पाकिस्तान ने अब खेती के लिए पाकिस्तानी सेना को उतार दिया। दोस्तों सौंप डाली 45,000 एकड़ की जमीन। बता दें, भारत का पड़ोसी पाकिस्तान इस समय दोहरे संकट का सामना कर रहा है, जहां एक तरफ आर्थिक हालात बद से बदतर हो चुके हैं, तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के मामले में भी दुनिया भर में थू थू हो रही है। पाकिस्तानी जनता दाने दाने को तरस रही है। पाई पाई के लिए उसे IMF और दुनिया के अन्य देशों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। इन तमाम संकटों के बीच हाथों में गोले बारूद पकड़ने वाली पाकिस्तानी सेना ने खेती करने का फैसला लिया है। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने सेना को 45,000 एकड़ जमीन दी है, जिसमें वो कारपोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग करेगी। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तानी सेना दुनिया भर में कई बार बदनामी करवा चुकी है। साथ ही अतीत में भारत के हाथों भी उसे हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तानी सेना को खेती करने के लिए इजाजत इसलिए दी गई है ताकि वो फसलों की पैदावार को और बढ़ा सके। ये पूरा प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर में होगा। सशस्त्र बलों के सूत्रों ने कहा कि परियोजना को सफल बनाने के लिए सेना प्रबंधन स्तर पर एक भूमिका निभाएगी। हालांकि भूमिका स्वामित्व प्रांतीय सरकार के पास बना रहेगा। सेना को कारपोरेट कृषि खेती से प्राप्त होने वाले राजस्व में कोई लाभ या हिस्सा नहीं मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब सरकार के भक्कर, खुशाब और साहिवाल जिलों में 45,267 एकड़ जमीन पर कारपोरेट कृषि खेती शुरू की जाएगी। परियोजना को चरणों में पूरा किया जाएगा। जी हाँ, पाकिस्तानी वेबसाइट जियो टीवी ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और कृषि भूमि में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सेना हर साल एक भूमिका निभाती है। सूत्र ने कहा, अतीत में सेना की काराकोरम राजमार्ग के निर्माण जैसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं का हिस्सा रही है। अब कृषि उपज बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाने का इसने फैसला किया है। बहरहाल दोस्तों आपने पूरा खबर सुना। अब ऐसे में पाकिस्तानी सेना जो बॉर्डर पर खड़ी होती है अपने देश की रक्षा करने के लिए, पाकिस्तानी आवाम को बचाने की कोशिश करती है दोस्तों, रक्षा के लिए तत्पर रहती है। अब वो खेती करेगी। और सब में बड़ी बात दोस्तों कि सेनाओं का इस्तेमाल पूर्ण रूप से खेती में किया जाएगा, लेकिन सेनाओं को इसका हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इसका फायदा उनको नहीं मिलेगा और उनको मात्र नौकरी पर जो सैलरी दी जाती है दोस्तों वही उसको मिलेगा। लेकिन दोस्तों सेनाओं से खेती करवाना, अगर आप भी मानते हैं कि ये बहुत बुरा साउंड करता है दोस्तों, क्योंकि अगर पाकिस्तान सरकार चाहती तो किसानों को वो लाभ देकर के उनसे खेती करवा सकती थी और किसान भी खुशी खुशी खेती करते और खेती में और चार चांद लगा देते। लेकिन शहबाज सरकार उसी सैलरी में पाकिस्तानी आर्मियों से काम करवा करके अपना पैसा बचाना चाहती है। बहरहाल दोस्तों अगर आप भी इसको बेहद शर्मनाक मानते हैं तो कमेंट में 2 बातें जरूर लिखिएगा शहबाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान को लेकर। और साथ ही साथ दोस्तों इस खबर से एक चीज तो और पता चली है कि पाकिस्तान में सैनिकों की इज्जत नहीं की जाती, उनका सम्मान बिल्कुल नहीं किया जाता, जैसे तैसे हो सके उनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों वहीं अपना भारत, जहां पर सैनिकों को सराखों पर बैठा कर रखा जाता है दोस्तों, उनको देश की आन बान शान माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान कभी सपने में भी पाकिस्तानी सेनाओं को इतनी इज्जत नहीं दे सकता। बहरहाल दोस्तों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पर। साथ ही मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में अगर आप हिंदू हैं तो आपके बाप को भी रखना पड़ेगा रोजा। जी हाँ दोस्तों, वायरल कट्टरपंथी मुफ्ती ने उगला जहर। बता दें, पाकिस्तान से
एक कट्टरपंथी मुफ्ती का वीडियो सामने आया है। इस मुफ्ती का नाम तारिक मसूद है, जो सोशल मीडिया पर काफी मशहूर है। अक्सर मुस्लिमों को भड़काते हुए इसके वीडियोस वायरल होते हैं। एक नए वीडियो में तारिक मसूद कहता नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में हिंदुओं को भी रोजा रखना पड़ेगा। वो धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बने एक सिख का उदाहरण देते हुए कहता है कि वो जब सिख थे तब भी रोजा रखते थे। जी हाँ, ये वीडियो पाकिस्तान अनटोल्ड नामक ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। आप ट्विटर का ये स्क्रीनशॉट भी देख पा रहे होंगे दोस्तों। बता दें, मुफ्ती तारिक मसूद वीडियो में कहता है कि केपी के यानी खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप हिंदू भी हैं तो आपके बाप को रोजा रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मेरा भाई हिंदू है, केपी के में रहता है, रोजे सारे रखता है। मैंने कहा कि पठान फर्क नहीं करता है कि ये हिंदू है या ईसाई। पाकिस्तानी मुफ्ती आगे कहता है वो इसलिए भी क्योंकि जब बंदा सुबह घर से निकलता है तो सारे होटल बंद, न चाय पीने को मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो गैर मुस्लिम भी सोचता है कि चलो यार हम भी रोजा रख लेते हैं। बहरहाल दोस्तों, आप इस कट्टर तारिक मसूद को क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों उसके इस वायरल वीडियो पर, वायरल भाषण पर? देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां फ्रांस ने भारत को दिया परमाणु पनडुब्बियां बनाने का ऑफर। ऑकस डील से बौखलाए चीन को लगेगी तगड़ी वाली मिर्ची। बता दे, फ्रांस ने भारत को एक ऐसा पेशकश किया है जिससे चीन एक बार फिर से भड़क सकता है। दरअसल फ्रांस ने भारत को परमाणु पनडुब्बी यानी न्यूक्लियर सबमरीन सौदे की पेशकश की है। ये पेशकश ऐसे समय में आई है जब भारतीय नौसेना पहले से ही आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही है। अगर फ्रांस के साथ डील फाइनल हो जाती है तो ये भारतीय नौसेना के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर होगा। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डील के तहत फ्रांस 6 परमाणु पनडुब्बियों को विकसित करने के लिए भारत के साथ काम करेगा। फ्रांस ने अपने बाराकूडा क्लास सबमरीन प्रोग्राम से पारंपरिक तकनीक साझा करने की भी पेशकश की है। बता दें कि बाराकूडा क्लास सबमरीन परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बी है। इसे फ्रांसीसी नौसेना के लिए फ्रांसीसी शिप बिल्डर नेवल ग्रुप द्वारा डिजाइन किया गया है। भारत के लिए फ्रांस की पेशकश उस डील के समान है जिसे उसने पहले ब्राजील को पेश किया था। ब्राजील अब फ्रांसीसी सहायता से अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी विकसित कर रहा है। हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने परमाणु संचालित पनडुब्बी समझौते की घोषणा की थी, जिसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये का मुकाबला करना है। और अब फ्रांस ने इसी तरह की पेशकश भारत को की है। चीन हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में लगा है। ऐसे में ड्रैगन की आक्रामकता का जवाब देने के लिए भारत फ्रांस एक साथ काम कर सकते हैं। जी हाँ, भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही अपनी अपनी नौसेनाओं के लिए परमाणु पनडुब्बियां हासिल करने की कतार में है। ऐसे में चीन के लिए भविष्य में हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में दोस्तों, अब भारत के लिए लगातार पॉजिटिव खबरें सामने आ रही हैं। और दोस्तों, भारत सुपर पावर जल्द बनेगा, क्योंकि भारत के लिए हर वो मुकाम हासिल करने के दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं दोस्तों। और बड़ा ही स्मूथली भारत हर चीज को प्राप्त कर ले रहा है। अगर आप भी मानते इसके पीछे मोदी जी का विदेश नीति सबसे बड़ा मील का पत्थर है दोस्तों, तो हर बार की तरह लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कह दीजिएगा। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन की मुश्किलें बढ़ गई। कोर्ट ने जारी कर दिया अरेस्ट वारंट। आखिर क्या है ये आरोप, बता दें क्यों अरेस्ट वारंट निकाला गया है दोस्तों पुतिन के खिलाफ। दरअसल रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुए 1 साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन अब तक कोई भी नतीजा नहीं निकल सका। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निर्देश पर अब तक यूक्रेन के कई शहरों को मिसाइलों के जरिए तबाह किया जा चुका है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जानें जा चुकी हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हालांकि मॉस्को ने इस कदम को निरर्थक करार दिया। युद्ध के दौरान रूसी सैनिकों पर यूक्रेन में अत्याचार करने के आरोप लगते रहे हैं, जिसका उसने बार बार खंडन किया है। कोर्ट ने बच्चों के अवैध निर्वासन और यूक्रेन के क्षेत्र में रशिया में लोगों के अवैध ट्रांसफर के संदेह में पुतिन की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। अदालत ने रशिया की बाल अधिकार आयुक्त मारिया लावोवा बेलोवा के खिलाफ भी इन्हीं आरोपों पर वारंट जारी किया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसलों का हमारे देश के लिए कोई मतलब नहीं है, जिसमें कानूनी दृष्टिकोण भी शामिल है। बहरहाल आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों ऐसे में, जिस प्रकार से पुतिन पर ये आरोप लगाए गए हैं लोगों की मौत का, आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां भारत, अमेरिका, कनाडा, जापान व दक्षिण कोरिया का साझा सैन्य अभ्यास उड़ान अफसरों की ट्रेनिंग जारी। बता दें भारत समेत
अमेरिका, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया में साझा पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास जारी है। ये अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब जापान और दक्षिण कोरिया के नेता चीन और उत्तर कोरिया की ओर से बढ़ते खतरों के खिलाफ अमेरिका के साथ अपने गठबंधन को मजबूत करने के मकसद से टोक्यो में शिखर वार्ताएं कर रहे हैं। यूएस 7th फ्लीट ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि सी ड्रैगन 23 अभ्यास बुधवार को शुरू हुआ, जो 270 घंटे से अधिक समय तक चलेगा। बयान के अनुसार सभी भाग लेने वाले देशों के पायलट और उड़ान अधिकारियों के लिए कक्षा प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें वे अपने देश की क्षमता और उपकरणों को शामिल करने की योजना बनाने और रणनीति पर चर्चाएं करेंगे। जी हाँ, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां चीन को लेकर चिंतित ना हो भारत। ईरान के राजदूत ने आखिर क्यों दिया ऐसा आश्वासन, बता दें। भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने शुक्रवार को कहा कि राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल करने के लिए ईरान और सऊदी अरबिया के बीच चीन की मध्यस्थता वाला सौदा भारत के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यह समझौता क्षेत्रीय स्थिरता प्रदान करेगा और भारत के हितों के लिए भी फायदेमंद होगा। सऊदी अरबिया और ईरान ने पिछले हफ्ते ही 7 सालों की कड़वाहट के बाद अपने राजनयिक संबंधों को बहाल करने की घोषणा की थी। दोनों देशों के बीच चीन की मध्यस्थता में यह समझौता हुआ है। इस समझौते ने पूरी दुनिया के साथ साथ भारत के राजनयिक हलकों में भी खलबली मचा दी है। इसे लेकर ईरानी राजदूत ने कहा कि चीन की मध्यस्थता को लेकर भारत को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये समझौता उसके लिए भी फायदेमंद साबित होगा। राजदूत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुझे लगता है कि यह समझौता भारत के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। ये भारत के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि ये फारस की खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता और शांति को बढ़ाने में मदद करेगा। इसीलिए चीन की मध्यस्थता में जो कुछ भी किया गया है उसके बावजूद ये भारत के लिए फायदेमंद होगा। बात करें एक और खबर की, जहां पाकिस्तान में जानलेवा बना आर्थिक संकट, कई परिवारों ने की खुदकुशी। परमाणु बम का रट लगा रहे शहबाज शरीफ। जी हां, आर्थिक संकट अब पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए जानलेवा बन गया है और पाकिस्तानी शहरों में गरीबी से तंग आकर लोगों ने अब खुदकुशी करनी शुरू कर दी है। ताजा मामला कराची का है, जहां एक परिवार ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसमें 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को कराची में एक व्यक्ति ने परिवार के 3 अन्य सदस्यों के साथ महंगाई से तंग आकर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिससे एक बच्चे की मौत हो गई। ऐसी कई खबरें दोस्तों पाकिस्तान से जो लगातार डेली बेसिस पर निकलकर सामने आ रही हैं, जिसको शहबाज की सरकार अनसुना कर रही है दोस्तों। लेकिन शहबाज की बात सुने तो वो परमाणु बम का रट लगा रहे हैं। बात करें एक और खबर की इसी से जुड़ी, जहां मुस्लिम देशों ने छोड़ा अकेला तो चीन की शरण में पाकिस्तान। दौड़े दौड़े बीजिंग जा रहे अब पाकिस्तानी आर्मी चीफ, बता दें। सूत्रों के द्वारा पता चला है कि पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि पाकिस्तान चीन के साथ अब अपने संबंधों को समान करने के लिए नए सिरे से प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश सचिव बीजिंग दौरे पर हैं और अगले हफ्ते पाकिस्तानी आर्मी चीफ भी चीन की यात्रा कर सकते हैं। बीजिंग रवाना होने से पहले विदेश सचिव ने पाकिस्तानी वित्त मंत्री इशाक डार से मुलाकात की थी और चीन ने हाल ही में पाकिस्तान को $1.2 बिलियन का कर्ज भी दिया था। बात करें एक और खबर की, जहां रशिया के खिलाफ लड़ेंगे उसके ही फाइटर जेट। जी हां, युद्ध के लिए यूक्रेन को पोलैंड देगा MiG-29 विमान। ये सुनकर काफी अजीब लग रहा होगा दोस्तों कि रशिया का ही लड़ाकू विमान रशिया के खिलाफ ही लड़ेगा। जी हां, पोलैंड ने ऐलान किया है कि वो रशिया के आक्रमण का सामना कर रहे यूक्रेन को MiG-29 लड़ाकू विमान देने की योजना बना रहा है। इसी के साथ वो रशिया से निपटने के लिए तत्काल लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने की यूक्रेन की मांग को पूरा करने वाला पहला नाटो देश बन जाएगा। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने कहा कि वॉर्शा अगले कुछ दिनों में यूक्रेन को सोवियत निर्मित 4 MiG-29 लड़ाकू विमान देगा। उन्होंने कहा कि दूसरे लड़ाकू विमानों को मरम्मत की आवश्यकता है, लिहाजा इनकी आपूर्ति बाद में की जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि यह MiG-29 1970 के दशक में सोवियत यूनियन में बना था और अब रशिया के ही खिलाफ लड़ेगा। डूडा ने संकेत दिया है कि पोलैंड यूक्रेन की 11 से 19 MiG-29 लड़ाकू विमान उपलब्ध करा सकता है। उन्होंने कहा ये विमान अपने ऑपरेशन टाइम के अंतिम सालों में है, लेकिन इनकी हालत अभी अच्छी है। बहरहाल दोस्तों, आपकी इस पर क्या निजी राय होगी, जो भी राय हो बताइएगा जरूर। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को देखते देखते नीचे लाइक का बटन होगा, लाइक दबा दीजिएगा। बात करें एक और खबर की, जहां जिनपिंग का रशिया दौरा हुआ कंफर्म। पुतिन शी के मुलाकात से टेंशन में क्यों है अमेरिका, बता दें। अमेरिका से तल्खी के बीच चीन ने अपने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के रशिया दौरे को कंफर्म कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा कर दिया है कि व्लादिमीर पुतिन के आग्रह पर जिनपिंग 20
20 मार्च से 2 दिवसीय दौरे पर रशिया का दौरा करेंगे। दरअसल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने इस दौरे को दुनिया के सामने यूक्रेन और रशिया के बीच 1 साल से चल रही जंग को खत्म करने की दिशा में अहम कदम बता रहा है। तो उधर जिनपिंग के रशिया दौरे ने अमेरिका को टेंशन में ला दिया है, क्योंकि चीन के दावों के विपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में कहा था कि चीन यूक्रेन युद्ध में रशिया को हथियारों और गोला बारूद की मदद पर विचार कर रहा है। रशिया और यूक्रेन के बीच महायुद्ध को खत्म करने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 12 सूत्रीय शांति योजना के साथ मॉस्को की यात्रा करने वाले हैं। शुक्रवार को चीनी विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि पुतिन के आग्रह पर जिनपिंग 20 मार्च से 22 मार्च तक रशिया दौरे पर रहेगा। चीन दुनिया भर के सामने जिनपिंग की इस यात्रा को रशिया और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में अहम कदम का दावा कर रहा है। बात करें और बड़ी खबर की, जहां पीएम मोदी और हसीना भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा इसका जरिया। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शनिवार यानी आज बांग्लादेश की अपनी समकक्ष शेख हसीना के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने एक बयान में ये जानकारी दी है। भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है, जिसे 377 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है। पीएमओ ने कहा कि इसमें से लगभग 285 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पाइपलाइन के बांग्लादेश के हिस्से को अनुदान सहायता के तहत भारत सरकार द्वारा वहन किया गया है। उसके मुताबिक पाइपलाइन में हाई स्पीड डीजल यानी HSD के 10 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष यानी MMTPA परिवहन की क्षमता है, और ये शुरू में उत्तरी बांग्लादेश के 7 जिलों में हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति करेगा। पीएमओ ने कहा कि भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के संचालन से HSD को भारत से बांग्लादेश ले जाने का एक अस्थायी, विश्वसनीय, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल तरीका स्थापित होगा, और दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग को और बढ़ावा दिया जाएगा। बहरहाल अगर आप भी मानते दोस्तों ये तरीका बिल्कुल सही और एकदम सटीक है, तो आप भी दोस्तों इस मैत्री पाइपलाइन के लिए बांग्लादेश को कांग्रेचुलेशन जरूर कहिएगा, और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं कहना मत भूलिएगा। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट हुआ सस्पेंड। बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लाहौर उच्च न्यायालय के लिए रवाना हो गए। लाहौर हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI के अध्यक्ष इमरान खान को शाम 5:30 बजे तक पेश होने का निर्देश दिया। इमरान खान की अपील पर सुनवाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में 2 सदस्यीय पीठ का गठन किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लाहौर में इमरान खान की कानूनी टीम से जुड़े अजहर सिद्दीकी ने बताया कि इमरान खान लाहौर और राजधानी इस्लामाबाद में उनके खिलाफ दायर मामलों के खिलाफ सुरक्षात्मक जमानत चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे शहर में दायर मामलों में उच्च न्यायालयों से जमानत मांगना एक नियमित मामला है। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को शुक्रवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाई कोर्ट ने उनका गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने 18 मार्च तक इमरान खान को गिरफ्तार करके अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया था। पूर्व पीएम ने अरेस्ट वारंट खारिज करवाने के लिए याचिका दायर की थी। उनके खिलाफ ये अरेस्ट वारंट तोशखाना केस में जारी हुआ था। उनकी पार्टी के नेता फवाद चौधरी ने बताया कि इमरान लाहौर हाई कोर्ट जा रहे हैं। चलते अगली खबर की तरफ, जहां दोस्तों बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने कहा इस्लाम के नाम पर हत्या स्वीकार नहीं, ये कुरान के खिलाफ। बता दें, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गुरुवार को कहा कि इस्लाम के नाम पर हत्या स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अल्लाह हमें जीवन देता है और उसके पास जीवन देने और जीवन लेने का सर्वोच्च अधिकार है। हत्या करना कुरान के खिलाफ है। उन्होंने कहा जो लोग वास्तव में इस्लाम को मानते हैं उन्हें अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखनी चाहिए। हसीना ने कहा कि बांग्लादेश में सभी धर्मों के समान अधिकार हैं। लोग अपने अपने धार्मिक अनुष्ठान करेंगे। अल्लाह सब कुछ यानी प्रलय के दिन का न्याय करेगा। वो किसी भी इंसान को वो अधिकार नहीं देता है। सभी को ये याद रखना होगा। हसीना ने रमजान के दौरान जिंसों की कीमतों में बढ़ोतरी करने वाले कारोबारियों की भी आलोचना की। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पीएम मोदी को नोटिस भेजने पर भड़की बीजेपी। कहा केसी वेणुगोपाल ने जो किया वो नौटंकी है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने कांग्रेसी नेता केसी वेणुगोपाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिए जाने को शुक्रवार विदेशी धरती पर भारत का अपमान करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी गुस्से से ध्यान भटकाने का हथकंडा करार दिया। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस को देश भर में
में गुस्से और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है और विपक्षी पार्टियां अब ध्यान भटकाने की रणनीति अपना रही है। वेणुगोपाल ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का एक नोटिस दिया है। उन्होंने इस नोटिस में आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री द्वारा कांग्रेसी नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेहरू उपनाम रखने का सुझाव देना दोनों नेताओं के विशेषाधिकार का उल्लंघन है और सदन की अवमानना है। जी हाँ, बहरहाल इस पर आपकी क्या निजी राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बढ़ते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमित शाह ने कांग्रेस को घेरते हुए बड़े बड़े बयान दिए। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के 20वें एडिशन में हिस्सा लिया और यहां उन्होंने लोकसभा चुनाव से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पर सवालों का खुलकर जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि मोदी सरकार आने के बाद गरीबों के मन में सपना देखने का उम्मीद जगा और आने वाले वक्त में जब देश आजादी की शताब्दी वर्षगांठ मनाएगा तब दुनिया में भारत आगे खड़ा दिखाई देगा। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी कार्यकाल से प्रधानमंत्री मोदी के कामों की तुलना किए जाने के सवाल पर अमित शाह ने बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा, सभी ने अपने अपने समय में अच्छा काम करने का प्रयास किया है, अपनी अपनी समझ शक्ति और समय के हिसाब से काम किया है, क्योंकि हर समय में अलग अलग चुनौतियां होती है, हर व्यक्ति की अलग प्रकार की क्षमता होती है और उसका विजन होता है, मगर सबने अच्छा प्रयास किया है। मैं तो ये मानता हूँ, जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी ने भारत के लोगों के अंदर महत्वाकांक्षा को जीवित करने का काम किया है। जी हाँ, साथ ही साथ अमित शाह ने कहा कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता पक्ष और विपक्ष में संवाद होना चाहिए, बात मीडिया में कर रहे हैं। अमित शाह ने एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में कहा कि नारा लाया संसद में बोलने की आजादी हो, आखिर किसने रोका है, लेकिन फ्री स्टाइल नहीं बोल सकते, जो भी होगा नियम के हिसाब से होगा, ये क्लियर नहीं तो हम क्या करें, संसद नियम से चलता है। उनके दादी के पिताजी के समय से चल रहा है, वो भी इसी नियम से चर्चा करते थे और हम भी उसी नियम से चर्चा करते हैं। मैं मानता हूँ संसद चलनी चाहिए, दोनों ओर से चर्चा करके बहस करनी चाहिए, स्पीकर की उपस्थिति में दोनों दलों की चर्चाएं होनी चाहिए। बहरहाल एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां रामचरितमानस विवाद के बीच जीतन राम मांझी का बेतुका बयान, कहा कर्मकांड में राम से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ रावण थे। बता दें, हिंदू देवी देवताओं को काल्पनिक बताने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने इस बार भगवान राम की तुलना रावण से करके सियासी बवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं राम और रावण दोनों को काल्पनिक मानता हूं, लेकिन ग्रंथ में जो बातें कही गई हैं उसके अनुसार रावण को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, जबकि रावण राम से अधिक कर्मकांडी थे। उन्होंने कहा कि रावण राम से अधिक महान थे। बहरहाल दोस्तों, इस प्रकार के बयान देने वाले मांझी को आप लोग क्या जवाब देंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आजकल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ये न्यूज वायरल हो रहा है कि मोदी सरकार फ्री में दे रही है 28 दिन का मोबाइल रिचार्ज, नहीं खर्च करना होगा एक भी रुपया। तो आपको बता दें दोस्तों, जब हमने इस खबर की सच्चाई पता लगाने की कोशिश की तो हमने पाया कि PIB फैक्ट चेक ने इस खबर को पूरे तरीके से फेक बताया है दोस्तों। और PIB ने ट्वीट करते हुए कहा है, आप भी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ट्वीट में लिखा है कि एक यानी व्हाट्सएप मैसेज में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा फ्री मोबाइल रिचार्ज योजना के तहत सभी भारतीय यूजर्स को 28 दिन का रिचार्ज फ्री में दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने आगे कहा, फैक्ट चेक के बाद पता चला है कि ये दावा फर्जी है, केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। बहरहाल दोस्तों, अगर ऐसा फेक न्यूज आप पर भी आ रहा है तो कृपया करके हमें भी लोकसभा हिंदी चुनाव न्यूज के ट्विटर हैंडल पर शेयर जरूर करें, ताकि हम भी आपको फैक्ट चेक करके बता सकें। बहरहाल दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।